बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिफ। नाजरीन, एक बार फिर से कराची के आवाम पे, बल्कि पाकिस्तान की आवाम पे जो है बिजली के जो बिलों की प्राइसेस हैं, फिर से उनमें जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें जो बिजली के कीमतों में जब इजाफा किया जा रहा है उसमें 4 रुपये 45 पैसे जो है उसमें फ़ी यूनिट इजाफा की तजवीज़ दे दी गई है और जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें नेपरा जो है उनके जो पावर डिवीजन है उनका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। लेकिन हम देखें अगर गुज़िश्ता महीनों में तो मेरे ख्याल से 5 से 6 मरतबा ही जो है इन्होंने बिजली के जो प्राइसेस हैं उनमें मतलब इजाफा कर दिया। एक तरफ अगर हम आवाम की बात करते हैं तो ज़ाहिर है आवाम का बहुत बुरा हाल है। अब उनकी जो है मैं अगर उनकी बात करूं कि उनकी हर चीज़ में जो मतलब अगर हम बाइंग पर पावर की बात करते हैं या फिर अगर हम अशिया खुर्दनोश की बात करते हैं वो इसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है, तो वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं। और उनका जो अभी इस वक्त हाल है वो कहते हैं कि हम एक वक्त की अगर हम रोटी अपनी पूरी कर लें तो ये भी गनीमत है, तो हम इतने महंगे महंगे बिल कहाँ से अदा करेंगे। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। क्योंकि जब हम अगर बात करें जब नई निगरान हुकूमत आई थी तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें उम्मीद थी कि सेटल होती हुई नज़र आएंगी। बिजली के प्राइसेस जो है उसमें कमी होती हुई नज़र आएगी, पेट्रोल के प्राइसेस, लेकिन फिर से जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस भी इंक्रीज़ किया गया है कि इलेक्ट्रिक जो है वो भी एक अपने मनमानी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और आम शहरी आम आवाम जो है उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमके पाकिस्तान से इब्राहिम अब्रुस साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। सर, एक दफ़ा फिर से वही जो हम बार बार इसी को चीज़ को हम रिपीट करते हैं, दोहराते रहते हैं कि महंगाई फिर से बढ़ चुकी है, महंगाई फिर से बढ़ चुकी है, लेकिन हम कभी ये प्रोग्राम नहीं कर पाते कि महंगाई कम हो चुकी है। तो ये क्यों नहीं कम हो पा रही है? क्या वजूहत ऐसी बन गई हैं कि मतलब अब जो है बहुत ही मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। मतलब अगर हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। लोअर मिडिल क्लास की हम बात करते हैं तो मतलब वो उससे भी बदहाल अब हो चुके हैं। मतलब उनकी जो है हर चीज़ बहुत गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की तालीम का अब हाल देख लें क्या हो गया है, नहीं अफोर्ड कर सकते अब वालिदैन किसी भी चीज़ को। अब तो लग्जरीज की तरफ तो जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमने कोई जो है लग्जरी आइटम लेकर आना है या फिर अखराज जो हमारे एक्स्ट्रा जो अखराजात होते हैं हम उनमें कहीं अपना जो है पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। नहीं, इम्पॉसिबल है। देखिए, मिडिल तबका तो वैसे भी पिस रहा है, महंगाई इतनी अरूज पे है। जैसे ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो 3 से 4 मरतबा पेट्रोल के प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे चली गई हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से पूरी दुनिया में ये तेल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन अभी रिसेंटली तेल के प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं, लेकिन इनको जो चाहिए, हो केयर सकते टेकर हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दें। जी। आवाम को रिलीफ, ज़ाहिरी बात है पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो अशिया खुर्द-व-नोश जो डेली बेसिस पे एक आम आदमी सफ़र गुजर करता है वो महंगी हो जाती हैं। ठीक है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे भी फौरी अमल करें और एक बड़ा पैकेज आम आदमी आम लोगों को दें ताकि रिलीफ मिल सके उनको और अच्छा, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल हो। बिल्कुल ठीक है ना। अभी जैसा आपने पेट्रोल की प्राइसेस की बात की, इसमें 38 रुपये फी लीटर जो मेरे ख्याल से बड़ी कमी दिखने में आएगी, लेकिन अभी इसकी कोई किस्म की नोटिफिकेशन या समरी वगैरह अभी नहीं दी गई है। तो ये भी मतलब एक्सपेक्टेड है। अभी इसके ऊपर कोई इस किस्म का कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आ पाया। तो आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पे जो है अगर हम अपनी हुकूमतों की बात करें, हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत कहती है कि अभी तो हमारे पास IMF का कर्जा बाकी है, हमने वो भी अदा करना है। टैक्सेस जो है उनसे रिलेटेड हम गुफ्तगू करते हैं तो वही कहते हैं कि भाई अभी तो हमने जो है टैक्सेस और बढ़ाने और टैक्सेस लगाने। तो इस बढ़ती महंगाई में मतलब 38 रुपये फी लीटर जो है अगर पेट्रोल की कमी होती है और डीजल 18 रुपये कुछ पैसे, तो क्या मतलब कमी होती हुई नजर आएगी और दीगर चीज़ों में? देखें, कमी तो करनी चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइस जो है वो काफ़ी निचली सतह पे आ गई है ठीक है। पेट्रोल की कीमतों में। तो उस हिसाब से जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आम आदमी को रिलीफ दे और कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये उसमें कम करे ताकि आम आदमी तक इसकी रसाई हो और अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ती हो, ताकि जो है वो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी बहुत सफ़र कर रहा है उनके लिए तो जो है वो जो रोज़ाना कमाते हैं रोज़ाना खाते हैं। तो बिजली के बिल देखें आप, और जहाँ रेंट पे रहते हैं उसका किराया अलग,
तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। सही बात है। तो इनको चाहिए कि कम से कम 50 रुपये इस पे आम आवाम को जो है, आम आदमी को रिलीफ दें, ताकि जो निचली सतह की जो चीज़ें हैं, जो उनका गुजर सफ़र हो रहा है, वो ज़रा जो है वो उनके अख्तियार में आ जाए, उनके उसमें आ जाए कि सही भाई बात है। चलें रूखी सूखी तो खा लेंगे। वो सारी चीज़ें निचली सतह पे डिलीवर करें। और पेट्रोल की प्राइस कम से कम 50 रुपये अगर कम होती है तो उस पर आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंचना चाहिए। जो अशिया हैं वो उस पर जितने भी कमिश्नर बैठे हुए हैं आज, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो फौरी तौर पे जो है वो मार्केटों में अमल कराएं इसके अच्छा, ऊपर। असिस्टेंट कमिश्नर आपने बहुत अच्छा यहाँ पे जो है पॉइंट उठाया है, इस पे बात हम करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है जब इस महंगाई में वो किसी किस्म का कोई रोकथाम, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि आगे भी वो कर पाएंगे? वो अपने ठंडे ठंडे एसी वाले कमरों से बाहर तो निकलते हैं नहीं, उनको देखें पता नहीं है कि हमने दिन की धूप क्या होती है, गर्मी क्या जी जी होती जी है। वो ये घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाते हैं, मतलब से उनको जो है वो यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाते हैं, उनके नाम के आगे जो असिस्टेंट कमिश्नर लग जाता है या डिप्टी कमिश्नर लग जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आवाम जो है वो किस महंगे दामों में चीज़ें खरीद रही है, चिकन के, सब्जियों के, दालों के क्या प्राइसेस चल रहा है, क्या दुकानदार जो किन रेट्स पे जो है वो चीज़ें लोगों को बेच रहे हैं। अपनी मनमानियाँ लगा के रखी हुई दुकानदारों ने। देखें इस पे MQM पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया। अब तो असिस्टेंट कमिश्नर हमने देखा मार्केटों में जा रहे हैं और कौन से लिस्टें चेक कर रहे हैं। कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर? असिस्टेंट कमिश्नर पूरे कराची के हमने देखे, नहीं, मतलब जो कोई है वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, कोई कोई एरिया होगा देखें ऐसा? मलीर में हमने देखा, वेस्ट में देखा है, सेंट्रल में देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर गए हैं और लिस्टें चेक कर रहे हैं। और जितनी जो है वो जो रोज़ाना की रेट्स हैं वो भी दुकानों पे जाके चेक करते हैं, कोई अच्छा। ज़्यादा रेट तो नहीं ले रहा। हम्म। तो अच्छा इकदाम है ये। और ये भी जो है MQM पाकिस्तान ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और वहाँ जितने ज़िम्मेदारान हैं हमारे पूरे इलाकों में, उनको ये डायरेक्शन दी गई हैं कि आप ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर और DC की ऑफिस में जाके ये सारी चीज़ें खुद ऑब्जर्व करें, उनको बताएं कि ये आप निकलें, आपका काम जो है अच्छा। वो अंदर AC में बैठने का नहीं है, सही। आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर सही। अंजाम दें, ताकि आम आदमी, आम जो लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हों, उनको रिलीफ मिले। नहीं, अगर अगर आप लोगों की निशानदही पे और अगर आप लोग इस किस चीज़ के ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, और अगर आपके कहने पे जो है वो इलाके में जो है असिस्टेंट कमिश्नर विजिट कर रहे हैं और चीज़ों की जो है चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, किन किन दामों पे चीज़ें मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट के सारी बात है तय करदा जो रेट्स हैं, अगर उन्हीं पे चीज़ें मिल रही हैं तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि इस बढ़ती महंगाई में और अगर जो है ज़ाहिर है अगर आवाम जो है महंगी अशिया ख़रीदे तो ज़ाहिर है उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती है, क्योंकि यहाँ पे एक वक्त का खाने की अगर हम बात करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है अफोर्ड करना, लेकिन अगर इसके साथ साथ जो है आवाम के साथ इस तरह का भी जुल्म ज़्यादती होगी तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी खबरें अच्छी आ रही हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारी है, जिनकी ड्यूटियां हैं वो अपने अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। उनके पीछे हमने बंदे लगाए हैं हमने अपने अच्छा, जो ये जिम्मेदारान हैं, क्रेडिट एम के अपने साइड हमने लेती है। हमने अपने जिम्मेदारान रोज़ाना बुनियाद पे जो है उनको कहा है कि भाई आप अपने जो इलाके के वहाँ के DC ऑफिसेज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको ज़रा पाबंद करें, उनको मार्केटों का चक्कर लगवाएं, विज़िट करवाएं, जो अशिया खुर्द नोश और दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रेट पे, जैसे दूध हो गया, गोश्त हो गया और दालें चावल वगैरह जितनी भी चीज़ आइटम हैं जो खाने के हैं, उन पे रोज़ाना की बुनियाद पे वो जाएं मार्केटों में, जो गवर्नमेंट रेट है वो लिस्टें ज़रा चेक करें, उसके हिसाब से आवाम आवाम तक उसकी रसाई हो। ठीक है, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का ये मतलब अमल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम जो उसकी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा था, और इसमें गैर मुल्की बाशिंदे अगर हम बात करें जिसमें अगवानी जो हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी, और हुकूमत ने जो है उनको मुल्क से जाने के लिए कह दिया कि आप लोग यहाँ से जाए, क्योंकि बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम में जो है ज़्यादातर हमें अगवानी जो है वो मुलविस नज़र आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस हवाले से अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं। इमरान, आपके पास क्या तफसीलात है, कितने जो है अगवानी यहाँ से पाकिस्तान और मतलब कराची से, स्पेशली कराची में काफ़ी बड़ी तादाद में उनका जो है वो यहाँ पे वो मतलब बसे हुए थे, और कितनी तादाद में यहाँ से अब वो यहाँ अपने मुल्क में मूव हो चुके हैं, और जो स्ट्रीट क्राइम थी उसकी शरह में क्या कमी दिखने में आ रही है? जी इमरान। बिल्कुल, अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा फैसला किया गया है जी। कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की अफगान बाशिंदे जो यहाँ पर
गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, जिसमें अगर मैं बताऊं कि इनकी तादाद कम से कम 11 लाख के करीब है, जो कि गैर कानूनी पाकिस्तान में रह रहे थे। ठीक। और इनको जो है मुल्क बदर करने का कहा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर एक बात मैं बताऊं तो 3 लाख से जायद जो है अफगानी जो है वो मुख्तलिफ जराइम पेशा में जो है वो इन्वॉल्व मुलविस है। हैं। और जी। साथ ही साथ पुलिस का जो है क्रैकडाउन जो है वो 24-24 घंटे चल रहा है। खासतौर पर अगर मैं कराची के हवाले से बताऊं तो कराची में 24 घंटे में 800 के करीब जो है अफगान बाशिंदे जो है वो गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सबसे ठीक। ज्यादा ईस्ट में जो है वो कार्रवाई हुई है। अलासिफ स्क्वायर पे जो है तकरीबन 200 से जायद जो है वो गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। एसपी उजैर खुद लीड कर रहे हैं और बिल्कुल चेक किया जा रहा है। देखें, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो साफ कह दिया, अगर रजाकाराना तौर पे अगर ये मुल्क छोड़ के जाएंगे तो हम कानूनी इनकी मदद करेंगे और इनको हम अफगानिस्तान के हवाले करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर को जो है वो डेडलाइन दी गई है। अगर 31 अक्टूबर तक ये मुल्क नहीं छोड़ेंगे उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई होगी। देखें, मुल्क में अगर वीजे लेके ये हमारे मुल्क में आए रहें तो सही है। अगर गैर तरीके से जी। यहाँ पे कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि 24 घंटे में जो है 16 ट्रक के करीब जो है वो अफगानिस्तान जा चुके हैं, जिसमें 30 से ज्यादा जो है खानदान है जो अफगानिस्तान अपने मुल्क जा चुके हैं। जी ठीक है। अच्छा इमरान, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बसर, तो स्पेशली ईस्ट में जो है बहुत कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, अलासिफ स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो इनके कई कई सालों से खानदान जो है वहाँ पे बसर थे और उनके कारोबार भी थे वहाँ पे। तो वो कारोबार का क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं या मतलब क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी थी यहाँ पे, जब वो यहाँ पे गैर मुल्की तरीके से मतलब गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ पे रह रहे थे, तो उनको ये रहने की इजाज़तें कहाँ से मिलेंगी? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके NIC नहीं थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके पास कैसे आए? तो क्या वो सब ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो मतलब गवर्नमेंट को देकर जाएंगे? क्या आपके पास क्या इत्तलात है? जी देखें नीता, मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान हुकूमत ने जो है वो साफ कह दिया था, अगर ये रजाकाराना तौर पे मुल्क बदर होंगे, अपने मुल्क चले जाएंगे तो हम इनके लिए मदद करेंगे। और इनकी जो भी यहाँ पर कारोबार है, प्रॉपर्टी है, ये इनको 31 तक टाइम दिया गया है कि आप अपनी चीजें जो हैं वो बेचें और जो भी आपका सामान वगैरह है वो सब बेच के जो है जाएं। क्योंकि देखें, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ईस्ट के हवाले से अगर मैं बताऊं तो सोराब गोड से लेके टूल प्लाजा तक जो है ये बहुत बड़ा इनका एरिया है। यहाँ पे ये बड़े रहते हैं। और स्ट्रीट क्राइम खासतौर पर आजकल आप लोगों को पता है स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो बेकाबू हो गया। 60% जो है ये मुलविस हैं उसमें। हर जगह आप देखें जब भी कार्रवाई होती है, ये पकड़े जाते हैं तो इनका साफ आ जाता है कि अफगानी है। और देखें, ये स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस है और पाकिस्तान ने साफ कह दिया अगर ये रजाकाराना तौर पे जाएंगे तो हम इनकी मदद करेंगे और 31 तारीख के बाद जो है फिर इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। आपने भी सुना जिस तरह से अभी बात हो रही थी, हमारे नुमाइंदे इमरान मिर्ज़ा ने काफ़ी तफसीलात हमसे शेयर की हैं और उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से अफगानी जो यहाँ पे बस गए थे और इसमें स्ट्रीट क्राइम में भी काफ़ी इजाफा दिखने में आ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन हुकूमत ने पहली बार जो है मतलब तारीख की पहली जो है सबसे बड़ी जो है उन्होंने ये कार्रवाई की है और जिस तरह से यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से अफगानी जो है बस गए थे उनको यहाँ से निकालने का जो प्रोसेस है 31 अक्टूबर की इनकी डेडलाइन है। तो ये आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। क्या स्ट्रीट क्राइम कम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी। कराची का अगर कहा जाए तो तकरीबन 75% क्राइम जो स्ट्रीट क्राइम था वो तकरीबन अफ़गानी लड़के जो मैच्योर भी नहीं है, मीडिया पे और बहुत सारे उसमें ग्रुप्स में उनकी तस्वीर और उनके पकड़ने की इतलात होती थी। जी। तो तकरीबन क्राइम पे कंट्रोल हो जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम में ये अफ़गानी मुलविस थे। जी। तो गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिशिएट करते हैं इसको। और अगर उन्होंने कहा है तो 31 अक्टूबर तक उनको जाना चाहिए। अगर नहीं जाते तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं, बिल्कुल जो अपनी मर्जी से जाना अभी भी चाह रहा है और जो है उनको बाकायदा तौर पे मतलब ज़ाहिर है वो उनको इजाज़त मिल रही है जाने की, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत ने खुद कहा। लेकिन जो लोग यहाँ पे अब वो बस चुके हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इतना सालों का उनका कारोबार यहाँ पे सेटल्ड हुआ हुआ, उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी,
तो उनके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो नहीं जाते तो मेरे ख्याल से फिर उनके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आपको लगता है? करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर वो वहाँ यहाँ रिहाइश पजीर हैं तो हमारे जो इदारे हैं इमिग्रेशन वाले या FIA वाले, तो उन्होंने कोई अगर कार्रवाई नहीं की तो उनकी गफलत है ये, कि इतना अरसा उनको क्यों ऐसे ही रखा, क्यों जो है वो उनको रहने दिया गया। हाँ नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट तो यही यहाँ पे उठाया जाता है ना कि मतलब अगर वो इतने ही मतलब हमारे मुल्क के लिए मतलब अगर हम बात करेंगे खतरनाक थे, तो उनको पर यहाँ पे रहने की इजाज़त क्यों दी गई थी? और जब स्ट्रीट क्राइम जो स्टार्टिंग में मतलब बढ़ता हुआ नजर आया था और उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आई थी, तो उसी वक्त ये इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। मतलब अब जाके इतने सालों के बाद जाए ये मतलब इस तरह के, चलो अभी भी लिया अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में ले रहे थे मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ती हुई नजर नहीं आती। जी जी, बहुत बड़े नुकसान से हम बच जाते, जो नुकसान हुआ है हमारे लोगों का यहाँ पे, तो यकीनन ये नहीं होता। चलें, एक स्टेप लिया है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। इसके ऊपर जो है अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जी। ताकि जो है वो उनके जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के ऊपर जितने भी अफगानी बाशिंदे हैं या और किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर गैर कानूनी तौर पे मुकीम है पाकिस्तान में, तो उनको यहाँ से बेदखल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब अभी बात हो रही थी मतलब महंगाई के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग पिछली हुकूमत का हिस्सा भी रहे और उसमें आप लोगों ने मतलब काफ़ी जद्दोजहद की कि इन सारे मामलात के ऊपर किसी किस्म की कोई रोकथाम की जाए जो बढ़ती महंगाई है, और मतलब आवाम को हर तरह से सहूलियात फराम की जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि अब जो ज़ाहिर इलेक्शन भी करीब हैं, इलेक्शन भी होने वाले हैं और जो है तैयारियां चल रही हैं, सभी जमातें अपने अपने इलेक्शन उन्होंने मुहिम इसका आगाज़ कर दिया है, तो ये जो अब नई हुकूमत जो आएगी इससे पहले क्या कोई अच्छी खबरें हमें सुनने में आएंगी? देखें, गवर्नमेंट अब आवाम के पास सब जा रहे हैं, इलेक्शन का माहौल बन गया है। हमने भी मलिर से शुरुआत की है जलसे जी। की, इलेक्शन के सिलसिले में। आप लोग का तो हाँ बिल्कुल जैसे चल रहा है। जलसा जो है वो मलिर में हमने किया, बहुत शानदार जलसा था। हमने अपना जो है वो स्टार्ट ले लिया है मलिर से इलेक्शन की कैंपेन का। तो अभी औरंगी टाउन में 15 अक्टूबर को है, वो भी इसी की कड़ी है। तो हम तो आवाम के पास जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो मिडल तबके की जो जमायत है वो MQM ही है, जो आम लोगों का, जो आम बंदों का ख्याल रखती है। तो हम ये समझते हैं कि हम अपने सारी चीज़ें आवाम के सामने पेश करेंगे, और शहरी इलाके इंशाल्लाह हो सकता है कि CM हमारा आए। अच्छा अच्छा, ये चीज़ मैं बिल्कुल। सुन रही हूँ, सीएम आपका आएगा। काफ़ी दफ़ा इस पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है प्रोग्राम में। तो लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है गुफ्तगू इस पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि सीएम की जो बातें की जा रही हैं उनमें सदाकत है अभी या नहीं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वाले से गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी सीएम के हवाले से। लास्ट से लास्ट प्रोग्राम में भी मेरे पास जो है एक गेस्ट आए हुए थे MQM से, और उन्होंने कहा कि सीएम तो हमारा आएगा। सीएम, क्योंकि अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, 15 साल से सिंध गवर्नमेंट ने है जो सिंध में हुकूमत की है, और मुसलसल हम देखते हैं कि सीएम उन्हीं का ही आता है। तो इस बार MQM से दावा करती हुई नजर आती है, तो कि इसके पीछे कोई खास स्टोरी है क्या, कोई सेटलमेंट हो गई है, क्या मामला है? आप मुझे अब खुल के बताएंगे। जी अब्र साहब। अब देखें, 15 साल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में रही है। जी। 15 साल जो तबाही पीपल्स पार्टी ने सिंध में की है, पीपल्स पार्टी तारीख कहती है हमने तो सिंध को तारीख जो है जो है वो। पेरिस बनाया है, सिंध के लिए हमने बहुत कुछ किया है। जी, आप कैमरे लेके मेरे साथ चलें, मैं लेके चलता हूँ, इंटीरियर सिंध पूरा घुमाता हूँ आपको, देखें कौन सही। सा पेरिस बनाया है उन्होंने। सही। तो अब लोग समझ चुके हैं, और लोग तो अभी गालियां देना स्पेशली शुरू कर सक्खर दिए की तो उनको। वो मिसालें देते हैं कि हमने सक्खर में NICVD दिया, वहाँ पे जो है मतलब एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी बहुत भरपूर काम किया जा रहा है, मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कराची के साथ साथ सक्खर को भी उन्होंने एक जो है वो एक मॉडल शहर बनाया है। देखिए, मॉडल शहर तो इन्होंने अपने बंगलों को और अपने रेस्टोरेंट को और अपने कारोबार को बनाया है। सही। बाकी तो आम आदमी जो है वो इनसे अब बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। अब MQM वाहिद हल है उसका। MQM एक मिडल तबके की जमात है, और इंशाल्लाह शहरी इलाके जितने भी हैं सिंध में,
वो शहरी इलाकों से भारी अक्सरियत से MQM इंशाल्लाह जीतेगी। अच्छा। और हम अपना प्रोग्राम, अपना विजन जो है वो लेके जा रहे हैं शहर शहर। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट अच्छा, मिलेगा। मुझे थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में विजन के बारे में बताइएगा। आप लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है, आप लोगों ने क्या क्या करना है कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए? आप लोग का बेसिकली विजन है क्या कि हमने किस तरह से तब्दीली करनी है? वो वाली तब्दीली नहीं, अच्छी वाली तब्दीली किस तरह से करनी है जी? देखें, हमने जो ये सोचा हुआ है, जो पार्टी का जो विजन है उनका ये है कि भाई एक तो कराची मेगा सिटी है, मिनी पाकिस्तान है ये। जी। पूरे पाकिस्तान को ये चलाता है और मुआशी हब है, इंजन है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे मौके हम पैदा करेंगे। और जैसे पाकिस्तान भर से यहाँ लोग कमाने के लिए आते थे, अब 15 साल से जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की रही ही, दूसरी वफाक में दूसरी जमातों की रही, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ कराची को और कराची के लोगों को। उसमें जितनी सारी बहुत सारी जो कंपनियां थी यहाँ पे, मल्टी नेशनल कंपनियां थी, तो वो तकरीबन यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं। कोई लाहौर चला गया, कोई एब्रॉड चला गया। तो उसमें हमने ये सोचा, हमारा ये विज़न है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी तो नए मौके पैदा करेंगे और नई जो कंपनियां हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, बहुत सारे और भी इदारे जो यहाँ हम करना चाह रहे हैं, बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे, रोज़गार के मौके उनको फराहम करेंगे और ये फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा और कराची के लोगों को होगा जी। तो हमारा ये विज़न है, कराची को पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे हमने लेके जाना है। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। जैसे पहले मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची तेज़ी से तरक्की करदा मुल्कों में शामिल हो गया था, और इंशाल्लाह जो है वो अब भी ऐसा ही होगा। अगर हमें मौका मिलता है, आवाम मौका देती है, तो कराची जो है वो कराची से कश्मीर तक इंशाल्लाह पूरा सिंध हम बना के दिखाएंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सवालात यहाँ पे ये भी उठते हैं ना कि जब आप लोग हुकूमत में थे और आप लोगों के पास मिनिस्ट्रीज थी, उस वक्त भी जो है नौकरी आई हुई थी, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त कराची के अवाम को मौका नहीं दिया। तो आइंदा इलेक्शन में जो है किस तरह से आप लोग जो है अवाम की जो बातें करते हैं, क्या फिर से अवाम के साथ वही धोखा होने जा रहा है? नहीं, देखें, हमारे पास जितना भी कुछ आया है हमने कराची के अवाम को डिलीवर किया है। अगर नौकरी की बात करें तो अगर 2-3 मिनिस्ट्री हमारे पास रही हैं तो कराची के लोगों को ही मुस्तफ़ीद किया है। यहीं से ही लोग हमने रखे हैं, हमने कहीं बाहर से नहीं मंगवाए लोग, यहीं के लोगों को रोज़गार दिया है। कराची के, हैदराबाद के, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह के लोगों को रोज़गार दिया है हमने। ये नहीं कि हम बाहर से लोग लेके आए। जितना जो है वो हमें मिला है हमने यहीं के लोगों के लिए वो किए। तो बाहर से हम कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आए। अब भी जो है वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी हमारी तो हम छोड़ेंगे नहीं अपने लोगों को, और यहीं के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे इनको, ताकि जो है वो कराची पूरी दुनिया में टॉप लेवल शहरों में आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के जब दौर था, उस वक्त वो मेयर थे, तो उस वक्त कराची ने काफ़ी तेज़ी से जो है मतलब कराची में काम किया जा रहा था और एक अच्छे उसमें जो है कराची का नाम जो है वो लिया जाता था। लेकिन हम उसी कराची की अगर बात करें, अभी जो कि अभी आपने खुद कहा कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है, यहाँ में मौशी हब जो है कराची है, तो उसके बावजूद यहाँ पे इसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। कराची की आवाम जो है हाथ में डिग्रियाँ लिए फिर रही है, कराची की आवाम के साथ जो है इस तरह का सलूक किया जाता है कि मतलब किसी भी डिपार्टमेंट आप चले जाएँ कि मतलब आपको पता है रिश्वत और सिफारिश के बगैर तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। चाहे आप हॉस्पिटल्स में क्यों ना चले जाए, जब तक आप अप्रोच नहीं करवाएंगे आपको तो बेड तक नहीं मिलता है यहाँ पे। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कराची में, उनकी भी यही सिचुएशन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यही कहा था कि उन्होंने रिश्वत लेने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें स्टैंड ली हैं। उसमें ये हुआ है कि आम आदमी सफ़र कर रहा है, जो उसका 5,000 रुपये में काम होता था वो 50,000 रुपये तक चला गया। कि भाई आपने इतनी सख्ती क्यों की है, आप या तो जड़ से ख़त्म करें इसको, और जो काम 5,000 रुपये एक आम आदमी का होता था वो तो रेट बढ़ गए, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो या तो एक्शन लें। रेट फिक्स हो चुके थे नौयत को देखते हुए काम की। जी। तो मुस्तफ़ा कमाल ने बारहा
मीडिया टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपने जलसों में ये बात वाज़े तौर पे कही थी कि कराची जो है वो पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। बिल्कुल। IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमें मौका दें, कराची के लोगों को मौका दें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मौका दें। आप देखें ये सारा कर्जा कराची उतारेगी। कैसे? कराची उतारेगी, आप मौका दे दें। मतलब उनके पास कोई प्लान तो बिल्कुल होगा ना, प्लान कैसे? है, विजन है और वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मतलब आइंदा आने वाले सालों में जो है कराची की आवाम जो है ये पाकिस्तान का कर्जा माफ करवा सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप उठा के देख लें, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो है वो यहाँ की लियाकताबाद मार्केट बिल्कुल है। ऐसे ही है आप जी, बिल्कुल देखें कराची हकीकत के है लोग तो एक टैक्स चोर तो नहीं है, जी। वो कितना टैक्स अदा करते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान टैक्स में जो है कराची वो कोई देता है इतना टैक्स अदा नहीं करता। जी। आप एक मौका दे दें, देखें कैसे पाकिस्तान का कर्जा उतरता है। तो अच्छा अब्दुल साहब, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची के शहर से ही लिया जाता है, और मतलब अगर हम और सूबों की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के, अगर हम ये सारा टैक्स जहाँ पे मतलब जमा करें और उसके बाद अगर हम अगर कर्जे की अदायगी की अगर हम वो करें, तो मतलब हमारा तो कर्जा आसानी से उतर सकता है। तो ये टैक्स कहाँ पे जाता है? ये कौन जो है टैक्स इसको लेने के बाद जो वो कहीं बेहतर जगह पे इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता है? देखें ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग, वो मॉनिटरिंग उनके ऊपर नहीं हो रही। जैसे पूरा टैक्स कलेक्ट होता है तो उसका एक हिसाब किताब होना चाहिए कि यहाँ से कितना टैक्स रेवेन्यू हुआ और कितना जमा हुआ। उसके बाद जो है वो आपने जो कर्जा हमने लिया है वहाँ के किस तरीके से कितना कर्ज आपने अदा किया और कितने पैसे बचे या उसमें नुकसान हुआ, ऐसी कोई रिपोर्ट ऊपर इदारों की तरफ से, जैसे FBR है उसको देख रही है, तो उसकी तरफ से ऐसी कोई खबर कभी भी शाया नहीं हुई। सही। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी हम तो कहेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना जरूरी मॉनिटरिंग होनी है। चाहिए, ताकि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो उसका हिसाब किताब प्रॉपर एक महीने का, जैसे हम कहते हैं कि महीने की पूरी चार्जशीट होती है कि मुल्क से इतना टैक्स इकट्ठा हुआ और इतने जो है वो इन इदारों से मिले, इन मार्केटों से मिले, इन ताजरों से मिले, इन कंपनीज से मिले, इन लोगों से मिले। तो उस हिसाब से आप आगे जाके जो कर्जा है हमारा IMF से, वहाँ कितना जा रहा है। बिल्कुल, और इसके ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल ऑडिट बाकायदा होना तौर चाहिए, पे, बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए, ताकि ये उनकी चीज़। भी जो ज़ाहिर कराची की आवाम टैक्स देती है और उसके बाद वो टैक्स जो है सही जगह पे यूटिलाइज किया जा भी रहा है या नहीं किया जा रहा है। अभी आपने लास्ट प्रोग्राम में जब आप मेरे आए थे उसमें आपने जिक्र किया था कि कराची की सियासी की एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं और वो जो है उनके बागों में जो है, आम के बागों में जो है काफ़ी जो है आवाम के टैक्स का ही पैसा, मैं कहूँगी जाहिर सी बात है, और उसको बाकायदा तौर पे जलाया गया, ऐसे ही आपने जिक्र किया था। जी, जी। लेकिन यहाँ पे नाम आपने बोला था, मैं लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। तो मतलब ये तो सूरत हाल है यहाँ बिल्कुल पे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आप जाके देखेंगे इंटीरियर सिंध में जितने भी हमारे MNA MP वडेरे थे, सबके साथ ऐसा ही है। अगर इनके पीछे आप लग जाएं तो आप देखें कहाँ कहाँ से दौलत निकलती है अच्छा इनसे। अब्दुल साहब, क्योंकि अभी जिस तरह से भी हमने बात की उन साहब की, तो आपके पास कोई वीडियोस वगैरह कोई चीज़ मौजूद है कि अगर हम इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहें बाकायदा तौर पे, तो आप मुझे हमें यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों के पास एक वक्त के लिए खाने को पैसे नहीं है और वो करोड़ों लाखों रुपए जो है वो सिर्फ मतलब अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जला दिए? देखें, मेरे पास उसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने ये बात की है वो वहाँ अपने इलाके का चेयरमैन है और वो अच्छा। उस MPA का बिल्कुल क्लोज है। और अच्छा, वो ऐसे MPA हैं MPA हैं, और जमात पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी, ओके। तो उन्होंने हल्फिया कहा था कि हम तो अपने काम से गए थे, एक ज़मीन के सिलसिले में एक बातचीत थी उनके साथ। तो बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र किया कि ये हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है। तो ये ज्यादती है, ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। इसके खिलाफ आप ये एक्शन लेना देखें चाहिए। हमारे जो FIA यहाँ को, के तालीमी इदारे हैं अब्दुल नेब साहब, को। वो बंद पड़े हैं। मतलब उनके ऊपर जो बजट दिया जाता है वो बजट उन पे नहीं लगाया जाता। हमारी जो हमारे मुल्क के मेहमान, हमारे बच्चे, मतलब वो तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल नहीं संवार सकते। मतलब सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लें, अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बजट नहीं है, वहाँ पे अद्वियात नहीं है। मतलब क्या सूरत हाल है। अगर वही सब चीज़ें अगर हम जो इन्होंने इतनी करप्शन की हुई अगर वो वहाँ पे लगा दे, तो मेरे ख्याल से आज हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हो। हम, हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बात कही थी, उनके पास एक पूरी की रिपोर्ट आई थी
पहले तो हम सुना करते थे कि टीचर्स घोस्ट हैं, लेकिन अल्लाह की पनाह 10,000 से जायद स्कूल घोस्ट हैं। देखें आप। और कागजी कार्रवाई में जाहिर बात है उनके मेंटेनेंस जाती होंगी, उनके टीचर्स के पैसे जाते होंगे और बहुत सारी फैसिलिटी जो उनको टीचर्स को होती है वो जाती होंगी। बिल्कुल। आप जाके कागजी कार्रवाई में 10,000 स्कूल मौजूद हैं, आप सरजमीन पे जाएं तो कुछ भी नहीं है। देखें तो ये और आपको लगता है कि कराची में जो है इस पॉइंट को जो है वो मुस्तफा भाई ने उठाया था और उसमें 10,000 सरदार स्कूल शाह, कराची के या पूरे सिंध के? उसमें सरदार शाह जो तालीम का वजीर था जी। उन्होंने फौरन 5,000 स्कूल तो फौरन बंद कर दिए थे, फौरन। अच्छा। जी, मुस्तफा भाई ने स्टैंड लिया इस बात के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो ये देखें ज्यादती हो रही है। तो बंद करने की वजह क्या बताया उन्होंने स्कूल्स कि उन्होंने भी यही बताया कि घोस्ट स्कूल हैं और कागजी कार्रवाई में, जी हाँ, कागजी कार्रवाई में हैं, लेकिन जो है वो हम उनको बंद कर रहे हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और कितने सालों से ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसका चेक एंड बैलेंस, उसका ऑडिट कराया जाए और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और अगर इसी तरह के मामला रहेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। सर आगे क्या तैयारी आप लोगों ने की है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो बढ़ती महंगाई है इसका हल क्या होगा और किस तरह से आगे मामला चलेंगे? आए रोज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिजली की जो कीमतें उनमें इजाफा कर दिया जाता है, कि हुकूमत को आप लोगों ने कुछ झंझोड़ा, कुछ हिलाया, कुछ आगे की तैयारी की है आप लोगों ने? देखें, हमने बारहा इस पे सेमिनार किए बहुत सारी जगहों पे कि बिजली की जो कंपनियां हैं, जो के इलेक्ट्रिक है, वो अपनी इजारादारी रख के बैठी हुई हैं। जैसे एक मोबाइल नेटवर्क है, आप किसी भी एक कंपनी को आगे नहीं लेके आए। जैसे के इलेक्ट्रिक है, इसके मुकाबले में 3-4 कंपनियां और लेके आए आप, ताकि इनके आपस में जो है वो मुकाबला जैसे कहते हैं हम, तो वो सारे पैकेजेस पे आ जाएंगे। आप किसी एक को तो वो नहीं दे लाइसेंस, 3-4 दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे दे, फिर देखें कैसे बिजली सस्ती होती है यहाँ पे। सही है। तो हम तो पहले दिन से ये जब से KESC थी और अब के इलेक्ट्रिक हो गई है, जो पहले KESC थी वो हुकूमत के पास थी, अब जब से इसको प्राइवेट ये जो कंपनी आई है KE, तो उसने तो बहुत ही तबाही मचा के रखी हुई है। और जबकि प्राइवेट है उसके बावजूद जो है मतलब आवाम के ऊपर इतना जुल्म है, जबकि इतने जो है एक्स्ट्रा इसमें चार्जेस भी अब लगा कर दे दिए हैं। उसके अलावा जो है इतने महंगे महंगे बिल आने लगे हैं, लेकिन फिर भी कोई इसके ऊपर जो है रोकथाम नहीं है। उसका एक ही हल है कि 3 से 4 कंपनियां और उनको लाइसेंस दिए जाए। सर कब तक? और बस ये गवर्नमेंट दे, गवर्नमेंट जैसे बैठेगी नहीं गवर्नमेंट, 3-4 कंपनियों को लाइसेंस इशू करे, आप देखें कैसे बिजली सस्ती होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्रू साहब आपका, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।